स्वागत है बच्चों आप सबका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। और कैसे हो आप सब लोग, पढ़ रहे हो ना आप मेरे साथ साथ? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हो ना? तो बच्चों अब पाठ 3 के अगले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 3.3 अणु क्या है। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अणु क्या होते हैं बच्चों? परमाणुओं से मिलकर ही अणु बनते हैं। वो एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं या फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। अब है तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। यानी तत्व जो होता है, तत्व में शुद्ध रूप से उसी के परमाणु होते हैं, किसी अन्य तत्व के परमाणु नहीं होते। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, इसमें ऑक्सीजन के ही 2 परमाणु हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो हमें ओजोन यानी O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेना कि कोई भी अणु जब बनता है और अणु में कितने परमाणु हैं, यही उसकी परमाणुकता कहलाती है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। सारणी 3.3 कुछ तत्वों की परमाणुकता। जैसे तत्व है अधातु, मतलब आर्गन है तो आर्गन एक परमाणु का, यानी सिर्फ इसमें आर्गन का एक ही परमाणु होता है इसके अणु में। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है। जैसे धातु ले लें सोडियम, तो सोडियम एक परमाणुक है, आयरन भी एक परमाणुक है। इसी तरह से बाकी सब। अब है 3.3.2 यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। यानी यौगिकों में क्या होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सारणी 3.4 कुछ यौगिकों के अणु, यौगिक संयुक्त तत्व और द्रव्यमान अनुपात। जल में होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु और इसका अनुपात होता है, यानी हाइड्रोजन तो होता है 1 अनुपात 8 होता है ऑक्सीजन। ऐसे ही अमोनिया मिलकर बनती है नाइट्रोजन के परमाणु से और हाइड्रोजन के परमाणु से। इसमें 14 अनुपात तो होता है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 3। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। इसमें कार्बन होता है 3 द्रव्यमान में और अनुपात 8, ऑक्सीजन का अनुपात होता है 8। अब है क्रियाकलाप 3.2 अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है।
तत्व द्रव्यमान अनुपात, परमाणु द्रव्यमान U में, द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान का, और सरलतम अनुपात। यानी तत्व जैसे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात होता है 1, इसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है 1। अब द्रव्यमान अनुपात में परमाणु द्रव्यमान का अगर भाग लगाएं तो 1/1 इक्वल टू 1, तो सरलतम अनुपात इसका आ जाएगा 2। अब है तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में द्रव्यमान अनुपात है 8, परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 16, तो द्रव्यमान अनुपात अपॉन परमाणु द्रव्यमान, तो इसका हो जाएगा 8/16 बराबर 1/2। तो इसका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। इसी प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात है H/GO बराबर 2/1, क्योंकि जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं और ऑक्सीजन का एक ही परमाणु होता है। इसका सूत्र होता है ना H2O। अब है आयन क्या होता है। धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। यानी ऐसे परमाणु जिनके ऊपर आवेश होता है उनको ही हम आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंडरलाइन कर लेना। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणी 3.5 कुछ आयनिक यौगिक। बच्चों ये नाम है कुछ आयनिक यौगिकों के। आयनिक यौगिक संगठक तत्व क्या होते हैं, उसमें द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसमें कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन होता है। कितने अनुपात में होते हैं, 5:2 में होते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड है तो मैग्नीशियम और सल्फर होता है 3:4 के अनुपात में। सोडियम क्लोराइड भी एक आयनिक यौगिक है जिसे नमक बोलते हैं, और सोडियम और क्लोरीन इसमें होते हैं 23:35.5 के रूप में। अब है 3.4 रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ये है रासायनिक सूत्र की परिभाषा। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, तो बच्चों को यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना है तो उसके जो संघटक होते हैं उनके प्रतीक लिखे जाते हैं, वही रासायनिक सूत्र होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। रासायनिक सूत्र बच्चों सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, जैसे हमें कोई ग्रुप बनाना है क्लास में 4 बच्चों का, तो मान लो मेरे पास 4 बच्चे हैं, सुनील, कविता, रीना और सुशीला। तो मान लीजिए मेरे पास सुनील, कविता, रीना, सुशीला 4 बच्चों का समूह है। इन चारों बच्चों के नाम किसी ग्रुप में न लिख के मैं इनका नाम का पहला पहला अक्षर लिख लूँगी तो वही उस ग्रुप का नाम हो जाएगा। तो यही समझो कि आप रासायनिक सूत्र इसे कहते हैं। कोई यौगिक बनाते हैं तो उसमें मान लीजिए सोडियम है और क्लोरीन लिया, सोडियम लिया, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, तो सोडियम के लिए Na लिख दिया, क्लोरीन के लिए Cl लिख लिया, तो यही इसका रासायनिक सूत्र हो गया। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अभी संयोजकता की परिभाषा है, कोई भी तत्व है कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है, ये उसकी संयोजकता होती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। सारणी 3.6 कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन। बच्चों ये जो सारणी है इसमें
आयन जो होते हैं उनके नाम हैं, ये हैं आयनों के नाम सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, और इनके संकेत हैं। जैसे सोडियम का Na+ है, हाइड्रोजन का H+ है। ये संकेतों की सारणी है। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्यांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कुछ जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता, जैसे Al है, इसकी 3+ है, Fe है, इसकी 3+ है। इसी तरह से ऊपर जो थे सोडियम, इसकी Na+1, इसकी 1 ही होती है। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं, यह सबको मालूम है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। आपने ऑक्टोपस प्राणी देखा होगा समुद्र में, इसकी 8 भुजाएं होती हैं, तो इसकी 8 भुजाएं होती हैं। तो ऑक्टोपस अगर एक हाथ उठाएगा तो मानव की केवल एक भुजा पकड़ लेगा। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? यानी कि उसकी ऑक्टोपस की तो 8 भुजाएं हैं, अगर उसको मानव पकड़ने पड़े तो कितने मानव पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित करेंगे। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इस तरह से यह सूत्र बनेगा। सारणी 3.6 में कुछ सरल और बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। रासायनिक सूत्र के कुछ नियम होते हैं बच्चों। तो पहला नियम क्या है कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होने चाहिए। ये नियम है कि हम जिसका भी आयन है दोनों, इनकी संयोजकता पूरी होनी चाहिए या आवेश संतुलित होने चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड तो लिखा जाएगा CaO, यानी पहले किसका नाम आएगा? धातु का। सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड आदि। यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर क्या है? ये अधातुएं हैं। तो अधातु है तो इसलिए इनको पीछे लिखा जाएगा, अधातु है तो पहले, तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर क्या है? धातु है, तो इन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। यानी मान लीजिए कोई बहुपरमाणुक आयन है, उनसे कोई यौगिक बनता है, तो उसमें यौगिक में आयन की संख्या बताने के लिए कोष्ठक बना लेते हैं। जैसे कि उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, फिर इसको कोष्ठक बना लिया, OH का होल ट्वाइस कर दिया। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 है तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH, इसमें Na अलग है, OH अलग है, तो इसमें कोष्ठक की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें Mg है, जो इसकी संयोजकता थी वो ज़्यादा थी, 2 थी, वो यहाँ पर आ गई। अब है सरल यौगिकों के सूत्र। 3.4.1 सरल यौगिकों के सूत्र। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। यानी 2 अलग अलग तत्व हैं, उनसे यौगिक बन गया, उसको द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग करके यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। इसका बच्चों एक उदाहरण है, ये देख लीजिए आप। जैसे हमें लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है, तो पहले हम तत्व का प्रतीक लिखेंगे हाइड्रोजन, और फिर हम
क्लोराइड यानी क्लोरीन का प्रतीक लिखेंगे Cl। अब इन दोनों की संयोजकताएं हम सारणी में चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन की भी 1 निकली और क्लोरीन की भी 1 निकली, तो इसका सूत्र बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या बना दिया, HCl। इसी तरह से हमें इसका बनाना हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पहले तो तत्व का प्रतीक लिखेंगे, हाइड्रोजन का सबको मालूम ही चल गया H है, और सल्फाइड का सल्फर का S है, तो S की संयोजकता कितनी होती है 2 और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है वो S के पीछे लग जाएगी, और जो सल्फर की संयोजकता 2 होती है वो हाइड्रोजन के पीछे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। इसी तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र बनाएंगे। कार्बन है जिसकी संयोजकता होती है 4, क्लोरीन इसकी संयोजकता होती है 1, तो इसका सूत्र बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आवेशों का आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड देख लीजिए बच्चों, Mg प्रतीक है मैग्नीशियम का, क्लोरीन का प्रतीक Cl है, तो क्लोरीन की संयोजकता 2+ है और मैग्नीशियम की संयोजकता 1- है, तो इनका जो सूत्र बनेगा ये बनेगा MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। इसी तरह से उदाहरण 5 है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र और उदाहरण 6 है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। इनको बनाने का तरीका देखिए बच्चों, एल्युमिनियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता एल्युमिनियम की संयोजकता 3+ है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2- है, तो इनका सूत्र बनेगा Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, कैल्शियम की संयोजकता 2+, ऑक्सीजन की संयोजकता 2-, तो इनकी दोनों की संयोजकताएं समान है, अतः इसका सूत्र बनेगा Ca2O2, लेकिन हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करके लिख सकते हैं। तो बच्चों आज का पाठ यहीं तक की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ रहा है, और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे वीडियोस को बच्चों, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी शेयर करना इस चैनल को। तो बच्चों मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, आपको पूरा कोर्स और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं बताऊंगी। नए पाठ इसी पाठ के दूसरे भाग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।